class 7th. Today we are going to discuss lesson 11 that's name is perimeter and area. और क्लास ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर क्लास को कॉमन है. इस वीडियो को कोई भी बच्चा देख सकता है जो 5th से लेके क्लास 10 तक का हो, क्योंकि पेरीमीटर एंड एरिया एक ऐसी चीज़ें जो हर क्लास में आती हैं. ठीक है. स्क्वायर्स और रेक्टेंगल इसका सबसे बेसिक पार्ट होता है. स्क्वायर रेक्टेंगल, ये स्क्वायर रेक्टेंगल 6 में भी है बच्चों, 5th में भी आते हैं, 7th 8th 9th सभी जगह काम आते हैं. इसलिए वो स्टूडेंट जिसको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर निकालना नहीं आता वो ये वीडियो देख सकता है. क्लियर है. तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे. तो चलिए बच्चों स्क्वायर रेक्टेंगल की तरफ चलते हैं. तो क्लास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बहुत ही शॉर्ट में, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दोनों ही फिगर लगभग एक जैसे हैं. स्क्वायर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है. क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड होती हैं और 4 ही इसके अंदर, देखिए 1 2 3 4 पॉइंट होते हैं. नाम दे दो इनको A B C D. 2 पॉइंट को मिलाकर ये जो लाइन है इसको हम साइड्स कहते हैं. तो स्क्वायर की कितनी साइड होगी बच्चों? 1 2 3 4. अगर ये ऐसे डैश सबके ऊपर लगे हैं या डबल डैश सबके ऊपर लगे, इसका मतलब ये सब आपस में इक्वल है, इसलिए डबल डैश लगे हुए हैं. तो जिसकी चारों साइड इक्वल हो वो क्या होता है? स्क्वायर होता है बच्चों. और सारे एंगल 90 हो वो एक स्क्वायर फिगर होता है. सारे एंगल कितने डिग्री होना चाहिए? ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं स्क्वायर. क्लियर है. चलिए अब बात करते हैं हम लोग रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जिसमें एंगल तो सारे 90 होते हैं बच्चों, सारे एंगल 90 होते हैं, लेकिन इसकी साइडें सारी इक्वल नहीं होती हैं. इसकी 2 साइड इक्वल होती हैं. इसको भी नाम दे दो ABCD. इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है बच्चों. ये साइड इक्वल होती है इसके और ये साइड इक्वल होती है इसकी. मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल. बाकी एंगल इसमें भी सारे 90 होते हैं. ऑल एंगल 90 90 90 90. ठीक है. क्लियर हुआ. तो 2 साइड्स इक्वल है ना. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक साइड को किसी को भी, इसको या इसको, एक को लेंथ बोल देते हैं और दूसरी साइड को ब्रिड्थ B बोल देते हैं. B शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसका पूरा फॉर्म होता है ब्रिड्थ. हिंदी में इसको चौड़ाई कहते हैं बच्चों, लंबाई और चौड़ाई. तो ये लेंथ और ये ब्रिड्थ, या फिर अगर इसको लेंथ मानो तो ये ब्रिड्थ हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों. 2 स्पेशल फॉर्मूलेज हैं जो हमको हमेशा काम आते हैं. एक होता है पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब जितनी भी साइड है सबको जोड़ देना. 1 2 3 4 चारों साइड को जोड़ दो तो पेरीमीटर हो जाता है. यहाँ पर भी अगर ऑल साइड को जोड़ दो तो पेरीमीटर होता है. तो हम लोग यहाँ फॉर्मूले बनाएंगे स्क्वायर का. पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सबको जोड़ना. अब देखो बच्चों, अगर ये इक्वल है, सारी साइडें मान लो इक्वल है. एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूँ, मैं इसको बोलूँ एक साइड, ये भी आपकी एक साइड, ये भी आपकी एक साइड और ये भी आपकी एक साइड है. अगर सारे साइड को एक नाम दे दिया x, x x x मतलब कुछ भी हो सकता है. 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, जितना आप चाहो सब हो सकता है. लेकिन सारे साइडें फिर उतनी ही होंगी. इसका मतलब इसकी सारी साइडें इक्वल होंगी, है ना. तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या हो गया कि जितनी भी साइड हैं सबको जोड़ दो. x x x x सबको जोड़ दो तो वो पेरीमीटर होता है. तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4. x कितने बार आया? 4 बार. तो इसको कहेंगे 4x. जुड़ जाता बच्चों. 1x प्लस 1x 2x 2x प्लस 1x 3x 3x प्लस 1x 4x. तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा 4x. 4 इंटू साइड, या आप इसको ऐसे लिख लो, इस तरीके से भी लिख सकते हो. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू एक्स या 4 इंटू साइड. अगर आपकी साइड, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझा दूं आपको. अगर एक क्वेश्चन दिया है आपको कि साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, अगर किसी स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर दी है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? उसका पेरीमीटर जो है बच्चों वो हो जाएगा 4 इंटू 10, क्योंकि 4 इंटू साइड, ये लिखा ना फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10, 4 10 जा 40 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया है. ठीक है क्लास. तो ये हो गया पेरीमीटर इसका.
इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर ये लेंथ है, लेंथ को हम अगर एल मान लें, शॉर्ट में एल, लेंथ का एल और ब्रेड्थ को बी मान लें, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ये फॉर्मूला होता है, याद रखना आप लोग, 4 इंटू साइड फॉर्मूला है, ठीक है। और तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखते हैं। देखिए चारों साइड को प्लस करो तो देखिए एल बी एल बी, देखिए हमने बताया ना कि 4 साइड है, दो दो इक्वल होती हैं। ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये भी ब्रेड्थ, ठीक है। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही मैंने यहाँ लिखा है, एल प्लस बी एल प्लस बी। ये एल कितने बार आया बच्चों? 2 टाइम आया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल प्लस एल 2L। बी 2 टाइम आया है तो इसको लिखेंगे बी प्लस बी 2B, दोनों में B है तो मैंने 2 कॉमन लिया इन दोनों से, तो फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आप इसी को याद रखें, तो सिर्फ समझाया बना कैसे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए आप लिखोगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा 2 फॉर्मूलेज और आते हैं बच्चों, जिनको कहते हैं एरियास। एरियास होता क्या है एक्चुअली? एरिया मतलब ये बीच का स्पेस, ये कितनी जगह है इसमें, इसको कहते हैं एरिया। ये दिख रहा है आपको, जिसमें लाइन के ये इनके अंदर कितना जगह इन्होंने कवर कर लिया, इनक्लोज कर लिया, इनके लाइनों के बीच में, इनकी साइडों के बीच में इन्होंने क्या क्या अंदर कर रखा है, इसको हम क्या कहते हैं? एरिया। तो ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये जो जगह है इसको हम एरिया कहेंगे, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर होती है, क्योंकि साइड में साइड का मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन लूँ एक यहाँ पर कि कोई साइड है 5 सेंटीमीटर, किसकी साइड है? ये किसी स्क्वायर की साइड है 5 सेंटीमीटर, तो मैं अगर उसका एरिया निकालूँ तो वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 ज़ा 25। लेकिन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं बच्चों। ये सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होती है बच्चों एरिया को नापने की। जैसे लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर है, वैसे एरिया नापने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको पढ़ते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है? इसी टाइप से साइड इंटू साइड किसका एरिया हो गया? स्क्वायर का। रेक्टेंगल का एरिया भी बहुत आसान है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो उसका एरिया आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका एरिया आ जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ इसके बारे में, है ना। देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। ये देखिए, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। कोई रेक्टेंगल ज़मीन का टुकड़ा है, रेक्टेंगल शेप का है, जिसकी लेंथ है 500 मीटर, ब्रेड्थ है 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमको इसका एरिया फाइंड करना है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ़ 1 मीटर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000। चलिए हम इसको पैसे भी निकालना और एरिया भी निकालना है। तो पहले तो हम बात करते हैं बच्चों एरिया की, है ना। क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, गिवन है हमको क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो गिवन चीज़ें लिख लिया करो, क्या क्या गिवन है आपको। तो आपने लिखा गिवन में लेंथ 500 मीटर, 500 मीटर हो गई लेंथ, और ब्रेड्थ हमको दिए 300 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ ने दी है, हमको फाइंड करना है इसका एरिया। लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड करिए एरिया। तो आप क्या लिखोगे? पहले फॉर्मूला लिखा करो हमेशा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 500 इंटू 300,
1 2 3 4 कितने जीरो हैं इसमें? देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया हुआ है कि लास्ट में जब जीरो जीरो हो तो मल्टीप्लाई करते समय जीरो को पहले लिख लो। 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ये 3 बचा यहाँ से बचा 5, 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 ज़ा 15। 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 1,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका? इसको सिर्फ एरिया ही लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इतना बड़ा मत लिखो। इतना एरिया आपका हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड का, है ना। अब आती है कॉस्ट की बारी। उन्होंने बोला है, यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज, मैं लिखता हूँ इसको बिकॉज पढ़ते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स में इसको क्या पढ़ा जाता है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर ज़मीन की कीमत है ₹10,000, 10,000 रुपये है। तो इतने की कितने क्या कीमत होगी, इतने एरिया की कीमत कितनी होगी, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई। अगर 1 मीटर का इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कॉस्ट ऑफ फील्ड लिखा जाता है यहाँ पर, टोटल फील्ड है ना हमारे पास, पूरा खेत मैदान जो भी है, कॉस्ट ऑफ फील्ड निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आपने किया भी होगा बहुत बार। 1 पेन 2 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितने हो गए होंगे? 2 × 10 20 के। तो जब भी हमको 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी है ये, और इतने की निकालना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 1 2 3 4 यहाँ पर 5 6 7 8 जीरो लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। 1 का मल्टीप्लाई 15 से, तो 15 1 जा 15। इतने रुपीज़ जो है आपकी, यहाँ पर आंसर करके लिख लो। टोटल कॉस्ट ऑफ फील्ड, फील्ड की कीमत इतनी है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 50 करोड़ 1 अरब 50 करोड़ इज द कॉस्ट ऑफ दिस फील्ड। क्लियर है क्लास? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आया है सामने, सेकंड वाला। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसका एरिया कितना है? 320 मीटर है। क्वेश्चन में गिवन वैल्यू लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो गिवन क्या दिया है? गिवन वैल्यूज दी हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पैरामीटर बच्चों क्या होता है? 320 मीटर हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है। 320 मीटर कोई स्क्वायर पार्क है, अभी स्क्वायर ही मान लो इसको, 320 मीटर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है? हमने पेरीमीटर को सिर्फ पी लिखेंगे, 4 × साइड पढ़ रखा है। पेरीमीटर दिया कितना है? 320। तो ये जो पी होता है ना पेरीमीटर, इसकी जगह पर 320 रख लेंगे बच्चों। यहाँ रख दिया मैंने 320। अब मुझे पता नहीं है स्क्वायर की साइड कितनी है, तो हमको ये साइड निकालने के लिए साइड को अकेला करना पड़ेगा। तो ये 4 जो है साइड के मल्टीप्लाई में, इस 4 को मल्टीप्लाई से कहाँ ले जाएंगे? जब ये 4 मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ आएगा, इस तरफ RHS से LHS में, तो मल्टीप्लाई से बच्चों जाता है डिवाइड में। तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 0 का 0। तो आपकी साइड कितनी हो गई? साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 80 मीटर। 80 मीटर हो गई स्क्वायर पार्क की साइड। सो क्लास अब साइड पता चल गई तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, है ना। अब वो फॉर्मूला लगा दो तो आपका काम हो जाएगा। चलिए एक न्यू पेज ले लेते हैं, इसके लिए नए पेज पर कर लेते हैं। हमको साइड पता चल गई 80 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा दो। हमेशा एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो बच्चों, साइड इंटू साइड। तो 80 × 80 यूनिट है मीटर, तो इसका एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। 0 का 2 0 हैं, 1 0 1 0 2 0 लगा लो, 8 8 जा 64। तो 64 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। ये आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क 64 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं बच्चों, है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है रेक्टेंगल शेप का जिसकी ब्रीथ हमें निकालना है बच्चों। इट्स एरिया इज गिवन 440 मीटर स्क्वायर।
एंड लेंथ इज 22 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑल्सो। इसका पेरीमीटर भी हमको निकालना है बच्चों। क्वेश्चन को समझते हैं अपन लोग बहुत आराम से, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने बताया आप हमेशा क्या करें, गिवन वैल्यूज लिख लें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज क्या है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालना है। एरिया है, एरिया 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 22 मीटर। ब्रीथ हमें फाइंड करना है बच्चों। जो चीज़ हमको दिया है उसका फॉर्मूला लगेगा। अगर एरिया दिया तो एरिया का फॉर्मूला लगेगा, पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का। मुझे एरिया का फॉर्मूला दिया ना, मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ है। एरिया कितना दे रखा, 440, तो इस एरिया की जगह पर हम लिखेंगे 440 क्योंकि दे रखा है हमको क्वेश्चन में। लेंथ गिवन है 22, हमने यहाँ लिख दिया 22। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले चेंज कर लेना, चेंज करना आना चाहिए। अगर नहीं चेंज किया तो प्रॉब्लम होगी। और ये इनटू में ब्रीथ की जगह हमको कुछ नहीं पता था, हम ब्रीथ को बी ही रखेंगे। अगर हमको बी फाइंड करना है बच्चों तो हमको इसको अकेला करना पड़ेगा। इस b को अकेला करने के लिए यहाँ से किसको हटाना पड़ेगा, 22 को। तो 22 और b के बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से 22 जाएगा दूसरी तरफ LHS में, डिवाइड में। इसका मतलब 440 के अपॉन में जाता है बच्चों 22। कैंसलिंग करना आती है आप लोगों को। 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, ये 0 का 0। तो ब्रीथ आ गई 20 मीटर। कितनी आ गई बच्चों ब्रीथ आपकी, 20 मीटर। अब ब्रीथ आ गई, ये पेरीमीटर निकालना आपको आता ही है, कर लोगे आप आराम से पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ मैं आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 4th क्वेश्चन गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 100 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ 35 है, ब्रीथ निकालो। वेरी गुड। इसके बाद एरिया भी निकालना है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में एरिया दिया था, इस क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर दिया है। लिख लेते हैं फिर से, मैंने क्या बताया, गिवन वैल्यूज लिखते चलो। गिवन वैल्यूज क्या है, पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर और लेंथ है 35 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ब्रीथ, उस पर लगा दो क्वेश्चन मार्क, निकालना है आपको। मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जो चीज़ आपको दी है, एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया दिया था, एरिया का फॉर्मूला लगाया। इस क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर दिया है तो मैं लगाऊंगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, पेरीमीटर 100, तो इस तरफ पेरीमीटर की जगह रख दिया 100, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 2, लेंथ के प्लेस पर लेंथ 35 प्लस ब्रेड्थ। देखिए 2 इंटू ब्रैकेट, तो हमको यहाँ से देखो, हमको जिस चीज़ को निकालना होता है ना बच्चों, उसको हम अकेला करते जाते हैं। बी के पास से इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है, सब रूल्स के साथ चलते हैं। ये 2 जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले इस 2 को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई से जाएगा इधर डिवाइड में, 100 के अपॉन में, तो 100/2 इज इक्वल टू 2 चला गया, तो ये भी हट गया, ब्रैकेट भी खोल दो, हमको कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अब 35 प्लस बी, 2 5 जा 10, 2 से 10 कितने बार काटा, 5 बार, एक 0 लगाया तो यहाँ भी क्या लग जाएगा 0, तो यहाँ बचा 50। अब मुझे फिर से b को अकेला करना है तो प्लस के इस 35 को हटाना पड़ेगा। यहाँ प्लस मत देखना बच्चों, यहाँ देखना कि 35 यहाँ कैसा है, प्लस का है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो ये 35 प्लस से इधर आएगा तो प्लस से बनता है माइनस, तो -35 इज इक्वल टू बी। 50 में से 35 जाएंगे तो क्या बचेगा 15 इक्वल टू बी। अब इस b को इक्वल इधर लिखो चाहे इस तरफ लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों, b इज इक्वल टू 15 या b इज इक्वल टू 15। तो 15 सेंटीमीटर आ गई आपकी ब्रेड्थ। एरिया निकालना है, फॉर्मूला आप लगा लोगे, आगे का काम आपको ही करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आप लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 5 क्या कह रहा है आपसे, 5 क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज अ रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दोनों का एरिया सेम है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर स्क्वायर पार्क की साइड 60 मीटर है
और लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर, तो फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, मैं करवा देता हूँ आपको। गिवन वैल्यूज लिख लो। गिवन वैल्यूज में क्या क्या लिखोगे? हाँ, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क की साइड क्वेश्चन में दे रखी बच्चों 60 मीटर का स्क्वायर पार्क है साइड का। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क जो है ना उसकी लेंथ दे रखी है L। कितनी दे रखी है बच्चों? 90 मीटर। और ब्रेड्थ हमको पता नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको दिया हुआ है और उसका नाम है कि दोनों के एरिया बराबर है। यहाँ लिखो, यहाँ पर बोला है उन्होंने एरिया ऑफ स्क्वायर। अब पार्क मत लगाना, हमने एक बार लगा दिया है, चल जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया बराबर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। साइड है 60 मीटर, रख दो यहाँ पर 60 इंटू 60। लेंथ है हमारी कितनी? 90 मीटर, तो यहाँ लग दिया मैंने 90। बच्चों ब्रेड्थ कितनी दी है नहीं पता है, ब्रेड्थ थी तो हमको निकालना है, तो ब्रेड्थ को हम बी ही रख लेंगे। भाई मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो आपको फाइंड करना है, जो चीज़ आपको निकालना है, उसको आप क्या करोगे? उस वैल्यू को अकेला करोगे, मतलब बी को अकेला करना है। तो 90 यहाँ से इसके अपॉन में जाएगा। मैं ये काम यहीं कर देता हूँ छोटी सी जगह में। इसके बाद की स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। तो 60 इंटू 60, 90 और बी के बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से जाएगा ये डिवाइड में। 0 कैंसिलिंग विथ 0, 3 2 जा 3 3 सा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 0 का 0, तो ऊपर क्या बचा? 20 इंटू 2 बचा बच्चों। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई आपकी? ब्रेड्थ आ गई 20 इंटू 2, 22 जा 40 मीटर इज द ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितनी निकल गई बच्चों हमारी? ब्रेड्थ निकल गई 40 मीटर। क्लियर हुआ आपको? इजी लगा? क्या करना था आपको? एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने खुद ने बोल दिया था कि स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल का एरिया बराबर है, दोनों के एरिया को बराबर रख लो, दोनों के फॉर्मूले लगाओ, जो जो दिया है लिख दो और कैंसिलिंग कर दो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 क्या है हमारा? अब वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जो कैसे शेप का है? रेक्टेंगल के शेप का बच्चों। इट्स लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 22, लेंथ 40 ब्रेड 22। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया? और किसका एरिया ज़्यादा होगा? बच्चों मैं आपको इसका आइडिया सिखा दूंगा, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि एक वायर है जिसको मैंने रेक्टेंगल बनाया। जब भी वायर वाले क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, कि एक वायर है जो रेक्टेंगल के शेप का है, फिर उसको मोड़ के हमने स्क्वायर बनाया, सर्कल बनाया, तब क्या होता है? पेरीमीटर बराबर होते हैं। इस केसेस में, ऐसे केस में क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर बराबर होते हैं ना। ध्यान से समझिए, समझने की बात है, करना तो सब आपको आ जाएगा, कहीं से भी आंसर देख लोगे। समझो क्यों ऐसा करते हैं। एक वायर है ये इतना बड़ा, ये टोटल मान लो जितना भी होगा। अगर इस वायर को पूरा खोल के मैं फिर एक नया फिगर बनाऊं, तो वायर की लंबाई बदलेगी क्या? क्या वायर की टोटल लेंथ बदलेगी? कितना है? वायर तो उतना बड़ा ही रहेगा। मतलब इसका जो पेरीमीटर है और इसका जो पेरीमीटर है वो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा था कि एरिया बराबर है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा कि दोनों के पेरीमीटर बराबर है। दोनों के पेरीमीटर कैसे हैं? इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि वायर को आप जितना बड़ा वायर है, वायर को छोटा नहीं कर रहे हो, मतलब पेरीमीटर क्या कितना रहेगा? पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा, नो चेंज इन द पेरीमीटर। सो बहुत आसान काम है। आप गिवन वैल्यूज़ लिख लो, क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में। आपको गिवन वैल्यूज़ है लेंथ 40, ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर वही छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको स्क्वायर की साइड पता है क्या? नहीं पता है तो आप साइड ऑफ स्क्वायर को क्या मान लोगे? एक्स मान लो, थोड़ा सा आसान लगता है, एक्स ले लिया, ठीक है।
सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बच्चों ये आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ लिख के बता दिया, अब आपका ही काम है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ लगाओगे, स्क्वायर का इधर लगाओगे, साइड आ जाएगी, है ना, क्या आ जाएगी साइड, और उससे क्या निकाल लोगे, दोनों के एरिया निकाल लोगे, है ना। स्क्वायर का, इसका एरिया तो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए चाहिए उसकी साइड, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी। आप मैं चाहता हूँ आप लोग ये ट्राई करें, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको 7th वाला। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130, पेरीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30, फाइंड लेंथ। बच्चों ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था आपको, सेम क्वेश्चन है 4th वाला, 4th क्वेश्चन जैसा सेम है, ये नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, आप ट्राई करें इसको बिल्कुल, है ना। उसमें लेंथ दी थी, ब्रेड्थ निकालना थी, इसमें ब्रेड्थ दी है, लेंथ निकालना है, यानी सेम तरीके से होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है। डोर कैसा होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा। फिटेड इन अ वॉल, एक वॉल में फिट है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज दिस, ब्रेड्थ ऑफ द वॉल इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। वॉल को वाइट वॉश करना है, और वाइट वॉश करने की जो रेट है वो है ये। तो कैसे करेंगे देखिए बच्चों, ये डायग्राम भी बना हुआ है आपके सामने, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों इस क्वेश्चन में। देखिए ये आपकी वॉल है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। इसके पूरे एरिया पे मुझे वाइट वॉश करना है, सिर्फ इस डोर को छोड़ के। तो हम क्या करते हैं, हमको वॉल का एरिया पता लगाना पड़ेगा। तो वॉल का एरिया पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये दरवाजे का जो एरिया है वो वॉल के एरिया में से माइनस कर देंगे, तो वॉल का वो वाला एरिया पता चल जाएगा जिसमें वाइट वॉश करना है। क्लियर है, ईजी है। हम एरिया निकालेंगे वॉल का और दरवाजे का, और दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा वॉशेबल एरिया, कितने एरिया को वाइट वॉश करना है, कितने एरिया को कलर करना है। क्लियर हो आपको। क्वेश्चन देखिए 8 वाला। क्या दिया है, लेंथ ऑफ डोर इक्वल टू 2 मीटर और ब्रेड्थ 1 मीटर। लेंथ ऑफ वॉल, वॉल की लेंथ है बच्चों 4.5 मीटर, और उसकी ब्रेड्थ कितनी दी है वॉल के, 3.6 मीटर। दोनों ही रेक्टेंगल शेप के होते हैं, आपको देखा ही होगा, ये वॉल भी रेक्टेंगल है, दरवाजा भी रेक्टेंगल है ना। हमको निकालना है वाइट वॉशिंग एरिया। हमको क्या निकालना है कि कितने एरिया पर वाइट वॉश कर सकते हैं, तो दरवाजे पर तो सफ़ेद कलर करोगे नहीं, तो हम निकालेंगे वाइट वॉशिंग एरिया। वाइट वॉशिंग एरिया क्या होता है, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। वॉल का एरिया क्या होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होगा, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बना लिया है, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो हमको पता चल जाएगा कितनी जगह में कलर करना है, वाइट वॉश करना है, क्योंकि आप इस डोर पर तो कलर करोगे नहीं बेटा। तो हमको वॉल के एरिया में से दरवाजे का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ वॉल हमारा कितना दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, वॉल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वॉल की लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई। वॉल की लेंथ 4.5, ब्रेड्थ 3.6, माइनस करो एरिया ऑफ डोर। डोर का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 × 1। ओके, इनका मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा बच्चों, नहीं आता है तो देख लीजिए, मैं सिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन पॉइंट को भूल जाना है। बच्चे पॉइंट से अक्सर डर जाते हैं, तो मत परेशान होइए, पॉइंट को भूल जाओ। पहले 6 का करो, 6 5 = 30 का 0, कैरी ओवर 3, 6 4 = 24 में 3 जोड़ोगे तो 27। एक नंबर का किया, फिर दूसरे का करोगे तो यहाँ हमेशा एक 0 लगता है। फिर 3 5 = 15 का 5, कैरी ओवर 1, यहाँ पर 3 4 = 12 और 1 13, 13 का 3, ये 0, 7 + 5 12, 3 + 2 5 और 1 6 और 1। पॉइंट हमेशा गिन काउंट करिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो 1 और 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा।
1 और 1 2 यहाँ पर गया 16.20, तो 16.20 -2 बन जाए तो 2 होगा बच्चों। 16 में से 2 जाएंगे बच्चों, माइनस भी देख लो आप, कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो 16.20 में से मुझे माइनस करना है 2। अब ये 2 के बाद पॉइंट तो लगा नहीं है, तो मैं 2 को कहाँ लिखूँगा, जहाँ पर यहाँ पॉइंट वाला नंबर है उसके पहले यहाँ 2 यहाँ लिखेगा, और पॉइंट नहीं है ना तो पॉइंट के बाद 2 जीरो मन से डाल दो। अब माइनस करना है, 0 - 0 0, 2 - 0 2, पॉइंट की जगह पर पॉइंट, 6 में से 2 गया 4, 1 का 1, 14.20, तो आंसर आया 14.2। अब ये सब कुछ मीटर में था बच्चों, तो यहाँ पर आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कीमत, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश की कीमत हो जाएगी बच्चों, जितना एरिया है, कितना एरिया है 14.2, और 1 मीटर स्क्वायर को कलर करने में कितने रुपए लग रहे हैं बच्चों, 20 रुपीज़ लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया ₹20, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पैसे पता चल जाएंगे कि कलर करने के लिए कितने पैसे चाहिए। इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करें, चलो यहीं करके दिखा दूँ, 14.2 × 20, 0 का तो पहले ही 0 लगा दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट एक नंबर के बाद है यहाँ पर, इसके बाद लगा दो, पॉइंट के बाद 0 है उसको भूल जाओ, तो आंसर आया 284, तो आंसर हो जाएगा ₹284, और यही आपका आंसर है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश का। क्लास ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एक्सरसाइज फर्स्ट आपको समझा दी है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, इस प्रकार की चीज़ें।